नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर कर रहे हैं टीईटी पेपर 1 की तैयारी, जिसमें मैं पिछली 2 वीडियो में आपको कुछ विकास की अवधारणा के बारे में बढ़ा चुका हूँ। आज उनसे संबंधित मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप में भी पोस्ट कर दिए हैं और एक दिन पहले आपको पोस्ट कर दिए गए हैं वहाँ पर, और अब इसकी आंसर की आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आप भी क्या कहते हैं टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी यहाँ पर सही ढंग से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की बात हो रही है भाई, वृद्धि की बात हो रही है। तो वृद्धि किससे संबंधित होती है? वृद्धि संबंधित होती है शारीरिक विकास से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने अभी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है उनको देख लीजिए, उससे आपको ये क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? नहीं पूछा ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना, हाँ और नहीं वाली चीज़ें ध्यान रखना। यह एक मात्रात्मक पहलू है। अच्छा, मात्रात्मक और गुणात्मक मैंने वीडियो में बताया था। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है, ठीक है। और वृद्धि भी विकास का ही एक पार्ट है, ध्यान रखना। विकास पार्ट नहीं है, वृद्धि पार्ट है, विकास के अंतर्गत आता है। तो यह एक मात्रात्मक पहलू है और ये वृद्धि की विशेषता है। गुणात्मक विकास होता है। यह मापने योग्य नहीं है। भाई, वृद्धि को मापा जा सकता है, यह जीवन पर्यंत नहीं है। भाई, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, ठीक है, क्योंकि टाइम पर रुक जाती है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये भी ठीक है। तो नहीं की बात करिए, मापने योग्य नहीं है, तो ये गलत बात है। मापने योग्य तो है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो देखो, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, इसमें अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये मात्रात्मक होती है, ठीक है, मापने योग्य भी होती है। और अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी नहीं, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये एक आयु सीमा के पश्चात रुक जाती है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं बोला है। तो पहला ऑप्शन है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। हाँ जी है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, नहीं, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया, मैंने अब भी बोला है थोड़ी देर पहले, ठीक है। विकास क्या है? गुणात्मक प्रक्रिया है और वृद्धि मात्रात्मक है। तो यानी कि ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और लास्ट का तो सही है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और मैंने ये जो शुरू पहले ऑप्शन में 4 हैं, ये क्षेत्र उसके बताए हैं। देखिए, विकास के क्षेत्र, विकास के आयाम, विकास की अवस्थाएं, ठीक है, वो विकास के क्या कहते हैं, किस किस चीज़ का विकास होता है बच्चे में, ये सब मैंने बताया। 4 पॉइंट उसके अंदर थे, तो आपने अगर देखा होगा तो पढ़ लिया होगा। जैसे दूसरे में आध्यात्मिक उसमें नहीं था, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, ये भी उसमें नहीं था। और यहाँ पर फिर से आध्यात्मिक है, ये भी उसमें नहीं था, ठीक है। इससे हमें देखने को मिल जाता है। आगे है, मानव जाति में विकास होता है। तो भाई, मानव जाति में विकास कैसे होता है? जीवन पर्यंत होता है भाई, जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो देखो, विकास के व्यापक आयाम फिर से वही आ गए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में लगाया था, यहाँ पर भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर से फिर से नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है, पर्यायवाची नहीं है। विकास का एक पार्ट होता है वृद्धि, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। दूसरा ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया, हाँ जी, सतत प्रक्रिया, जिंदगी भर चलेगी, लगातार चलेगी। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, हाँ जी, क्लियर है, वृद्धि विकास का एक भाग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न कालों में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार, यहाँ ऑप्शन देखते हैं, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल, ये बात क्लियर है, पहला ऑप्शन ठीक है। वय संधि काल
एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। भाई वय संधि काल जो होता है वो आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल होता है, जिसमें एक परिवर्तन आता है, तो वहाँ खुशी नहीं, वहाँ तो बहुत परेशान रहता बच्चा, तो बी ऑप्शन तो गलत रहेगा। तीसरा है वय संधि काल जीवन का सबसे दुखी काल होता है, हाँ जी ये बात भी सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो ठीक है यहाँ पर। अब डी को पढ़ते हैं, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वय संधि काल सबसे दुखी काल होता है, तो पहले और तीसरे को मिलाकर इसने डी ऑप्शन दे रखा, तो हम इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं, ये नहीं का जरूर ध्यान दें, बच्चे जल्दीबाजी में यही गलत करते हैं। पहला है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। प्रारंभिक विकास के बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, मैंने बताया भी था कि जो शैशवावस्था में जो शुरुआत में जो विकास आता है वो बाद के मुकाबले दुगना होता है, तो यहाँ महत्वपूर्ण है। अच्छा, सी ऑप्शन जो है ये गलत है इसका, कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं है। भाई खतरे तो हर जगह हैं अपने खतरे। अब खतरे का मतलब एक ही चीज़ का खतरा नहीं होता है कि जान माल का खतरा हो, खतरे अलग अलग टाइप के होते हैं। सीखने में भी अगर बाधा उत्पन्न हो तो वो भी एक खतरा ही है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे तो होते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही नहीं वाला हो जाएगा, तो ये इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी हो सकता है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप नहीं होता, बी ऑप्शन तो नहीं होगा। अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप, अभिप्रेरणा तो है ही नहीं, अनुभव होता है, तो ये भी सही नहीं होगा। और लास्ट में परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, मैंने लास्ट की वीडियो में भी पढ़ाई रखा है, ये परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप ही परिवर्तन जो होता है वही विकास है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे, अभी खतरों की बात हुई है, हाँ जी क्लियर है। विकास उकसावा या बढ़ावा देने से होता है। भाई विकास उकसाने से नहीं होता है, विकास क्या कहते हैं, सीखने से, अनुभव से, इनसे होता है, उकसाने से नहीं होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर लेंगे और बाकी नीचे के सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि, तो देखते हैं वृद्धि कहाँ पर है। ज्ञान में वृद्धि तो विकास ही है, संवेग में वृद्धि विकास ही है, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि ये विकास है, वजन में वृद्धि ये वृद्धि ही है, तो वृद्धि भी विकास ही होता है। परंतु यहाँ पर हमने देखा कि बाकी सब तो टोटल ही विकास है, ये वृद्धि से संबंधित हो जाता है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पर वजन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास है, तो भाई मानव विकास होता है गुणात्मक, ठीक, और वृद्धि होती है मात्रात्मक। परंतु आपको डी ऑप्शन में ए और बी जो दे रखा है, तो अगर हम बात करें तो मात्रात्मक होती है वृद्धि, गुणात्मक होता है विकास, और वृद्धि भी विकास का ही एक भाग है। इसका मतलब हम मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीज़ों को विकास के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि हम पे ऐसा ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन की वजह से हमें ये लगाना पड़ रहा है, अन्यथा ए और बी दोनों वाला नहीं होता तो हम कौन सा लगाते, गुणात्मक लगाते। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान अगर बात करें तो भाई अगर हम वृद्धि की बात करें, शारीरिक परिवर्तन तो वजन, बाल, दांत, ये सब शारीरिक हैं। बचा दृष्टि, ये है आपका विकास, गुणात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? ये इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। इसे उचित वातावरण चाहिए, हाँ जी वातावरण चाहिए। परिपक्वता का कोई संबंध नहीं है, यही गलत। अभी हमने परिपक्वता की बात करी है, तो यही वाला ऑप्शन इसका गलत है, यानी कि इसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, बाकी तो ठीक होंगे फिर जब ये गलत आ गया तो। और क्या कहते हैं, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है तो क्या करता है, यहाँ पर ये चित्रांकन करता है, पढ़ना है, साइकिल चलाना है या चलना। अच्छा परिपक्वता, तो परिपक्वता तो भाई चलने में आएगी, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में कौन सा सही है, नहीं वाला नहीं है, सही पूछा है। तो यहाँ पर यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। ये बात भी ठीक है। अगर बिल्कुल केवल परिपक्वता से होता, कुछ अनुभव नहीं होता, केवल परिपक्वता होता तो निम्नतम स्तर तक ही सीमित रहता। जी क्लियर है। दूसरा है वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से
आगे तक विकसित हो जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो उससे निश्चित सीमा से आगे पहुंचेंगे। तो यार ये बात तो नहीं है कि वंश की वजह से ही होगा हमेशा, बहुत सारा प्रभाव और बढ़ते हैं कि वातावरण का प्रभाव वगैरह। तो ये ऑप्शन तो हम गलत लेंगे यहाँ पर। तीसरा है क्या कहते हैं, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास द्वारा सीख सकते हैं। जी नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि जब वो नहीं सीख सकते तो आप जबरदस्ती उसे नहीं सिखा सकते, उसे आप रटा सकते हैं, और रटना एक अधिगम नहीं है। मैंने ये भी आपको क्लियर बताया था, तो ये भी गलत होगा। बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, समय के भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर केवल पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? अलग करती है पूछा इसने, ठीक है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई स्वाभाविक नहीं होता परिपक्वता, ठीक है, और यह और अधिगम भी स्वाभाविक नहीं होता, ठीक है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करना है, ठीक है। तो अच्छा नहीं, परिपक्वता को अधिगम से यहाँ पर अलग की बात करी गई है। परिपक्वता अधिगम इकट्ठे नहीं, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, हाँ जी है। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, प्रेरक भी कोई चीज़ हमें मिलेगा जिसको हम देखकर सीख सकते हैं, वो भी हो सकता है, वो भी इससे संबंधित है दोनों, कि सीखेगा भी और आदमी परिपक्व हो जाएगा। और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ये तो है ही। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बचा, ऑप्शन नंबर ए ही बचा यहाँ पर। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो ये एक इसको अधिगम से, अच्छा परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये अधिगम से अलग है। अधिगम स्वाभाविक नहीं होता, अधिगम सीखने में होता। तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मैंने थोड़ा पढ़ने में जरा जल्दीबाजी कर दी, तो कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ के आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सही है, तो ये गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः ये कैसा होता है पूछा है इसने। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, नहीं लाभकारी कैसे होगा, ठीक, और कुल मिलाकर हानिकारक होता है। यार ऐसे क्लियर हम नहीं बोल सकते, नेगेटिव पॉइंट तो हमें कभी लेने नहीं होते हैं। तीसरा है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, ये भी दीर्घकालिक दृष्टि भी कोई इतना मुझे लग नहीं रहा है। लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है, ये सबसे सटीक आंसर यहाँ पर होगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भेज दिया था ग्रुप में। तो अगर आप इसमें से कितने सही हैं ये आपको खुद ही मिलेगा, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी तो खैर अभी लोग उसमें ग्रुप में भी जुड़े कम ही होंगे, तो जैसे जैसे जुड़ेंगे आप क्वेश्चन जब आगे करते रहेंगे तो कमेंट्स में मुझे बताते रहेंगे कितने इतने मार्क्स आ रहे हैं। और आपकी तैयारी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो केवल ध्यान से पढ़ना, अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं और ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, प्रीवियस ईयर कराऊंगा या प्रैक्टिस के रूप में कराऊंगा, ये सब आपके काम आएंगे और आप इससे समझेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तभी मार्क्स आएंगे, तभी आपका कुछ होगा। और नंबर जरूर चाहिए टीईटी में, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और बार बार इसी बात पर मैं फोकस करता हूँ। तो आपको टीईटी की तैयारी करनी है बिल्कुल तरीके से, और यहाँ मैं आपको तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। और जो लोग अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।